नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आज हम बात करेंगे टैम टीआरपी को लेकर उठता विवाद। हम देखेंगे कि क्या है ये असल मसला जो इन दिनों भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री में छाया हुआ है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे पास हैं सतीश के सिंह, जो जी न्यूज के संपादक रह चुके हैं। हमारे साथ हैं प्रशांत टंडन, वरिष्ठ टीवी पत्रकार। हमारे साथ हैं अर्चना शुक्ला, एक इंडियन एक्सप्रेस की सीनियर एडिटर। और हमारे साथ हैं एनके सिंह, जो ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन के महासचिव हैं। हम इन चारों मेहमानों से इस विषय पर चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं इससे जुड़ी एक छोटी सी चित्रकथा। भारत में टीवी रेटिंग जारी करने वाली कंपनी टैम इंडिया के खिलाफ एनडीटीवी ने न्यूयॉर्क की अदालत में लगभग $1.5 अरब का मुकदमा ठोका है। एनडीटीवी ने टैम के आंकड़ों में छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए कहा कि इस बाबत वो टैम इंडिया को पहले भी इत्तला कर चुकी है। एनडीटीवी की बैलेंस शीट पर नजर दौड़ाएं तो चैनल इस समय घाटे में चल रहा है और उसका दावा है कि टैम इंडिया के आंकड़े इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। टैम इंडिया सन 2000 से भारत के निजी टीवी चैनलों को टीआरपी चार्ट मुहैया करा रही है। टेलीविजन उद्योग के लिए इन आंकड़ों को बेहद अहम माना जाता है। टेलीविजन बाजार में कमाई का सबसे बड़ा जरिया विज्ञापन है। किस कार्यक्रम को कितना विज्ञापन किस दर पर मिलेगा, ये टीआरपी निर्धारित करती है। विज्ञापन एजेंसियां ज्यादा टीआरपी वाले कार्यक्रम को ऊंचे दरों पर विज्ञापन देती हैं। टैम इंडिया के हवाले से अमेरिका और ब्रिटेन की 2 एजेंसियां एसी नीलसन और कैंटर इस रेटिंग को जारी करती हैं। इस तरह टैम इंडिया के हाथ में बड़ी शक्ति है। ये संस्था देश के चुनिंदा टीवी सेट में पीपल मीटर लगाती है, जिससे ये पता चलता है कि दर्शक किस चैनल को कितना समय दे रहे हैं। इसी आधार पर टीआरपी की गणना होती है। भारत के लगभग 15 करोड़ घरों में टीवी सेट हैं, लेकिन टैम इंडिया ने महज 8000 घरों में पीपल मीटर लगाया है। ये संस्था इन घरों को गोपनीय रखने का दावा करती है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टों की माने तो कई बार इस गोपनीयता में सेंध लग चुकी है। स्थानीय केबल ऑपरेटर और खुद टैम इंडिया के कर्मचारियों पर गड़बड़ी फैलाने के आरोप लगे हैं। सनसनीखेज खबरों को दिखाने के पीछे कई मीडिया कर्मी इसी टीआरपी का हवाला देते हैं। इसका मतलब न सिर्फ बाजार बल्कि कंटेंट पर भी टैम इंडिया का नियंत्रण है। एक एजेंसी के हाथ में पूरे मीडिया उद्योग का कंटेंट और बाजार कैद है। टेलीविजन उद्योग के सभी खिलाड़ियों की बैलेंस शीट इन्हीं आंकड़ों के इर्द गिर्द उतरती चढ़ती रहती है। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। सतीश जी, हम बात की शुरुआत आपसे करते हैं। ये जो पूरा टाइम को लेकर जो एक सवाल उठा है, जो व्यूवर्स को मापने का उनके तौर तरीके जो बनाए गए हैं इस सिस्टम के, आपको क्या बुनियादी इसमें कोई समस्या लगती है? जो सवाल उठाए जा रहे हैं आज बहुत सारे टेलीविज़न चैनलों की तरफ से उठाए गए हैं। मीडिया समीक्षक जो हैं टेलीविज़न के खासकर, वो भी इस पर सवाल उठाते हैं। आम दर्शक की ओर से भी बात आती है कि भाई पॉपुलर कोई चैनल किसी चैनल में कोई प्रोग्राम होता है लेकिन रेटिंग कहीं और आती है। तो आपको इतना लंबा अनुभव है, आपको क्या लगता है टाइम में कोई बुनियादी समस्या है? देखिए उर्मिलेश जी, मुझे लगता है कि ये जो सवाल अभी उठाया जा रहा है वो बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था। लेकिन जैसा कि जो दिग्गज हैं वो ये कह रहे हैं कि अपने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से लोगों ने या तो मुंह बंद रखा और या फिर मुंह खोला है। तो ये काम पहले होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं करीब 2002 से 2012 तक ये टैम को देखते आया हूँ। मुझे ये जो बातें सामने आ रही है, मुझे लग रहा है कि इसमें गड़बड़ियाँ थी, कमियां थी। बार बार पर इस सवालों को उठाया भी जाता रहा, लेकिन दबे जुबान से। दिल्ली और आसपास में करीब 2.5 करोड़ लोग रहते हैं। बिहार की आबादी करीब 10 करोड़ के लगभग है। बिहार का जो टीए टैम में जो आपके रेटिंग का जो एक वेटेज है वो 1-2 है, और दिल्ली की कैसे 23 हो सकती है? मतलब
इसमें तो बुनियादी बहुत ज्यादा गड़बड़ियां, वो इसी तरह से जैसे पोल सर्वे गांव तक नहीं पहुंचते, शहर से कर देते हैं, इसी तरह से मुझे लगता है कि ये टाइम के जो मीटर हैं वो शहर से बाहर निकले ही नहीं, और बिहार जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र को इसमें कैसे छोड़ा जा सकता है। तो हमें लगता है कि अभी तक लोग चुप क्यों थे। प्रशांत, ये जो टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट है ये पूरी दुनिया में होता है, ऐसा नहीं कि केवल भारत में, पूरी दुनिया में होता है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जब शुरुआत हुई, क्या कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी कि कौन कौन और कंपनियां आ सकती हैं इस बाजार में इसके मुकाबले में, या चूंकि भारत का जो निजी टेलीविजन चैनल एक शैशवावस्था में था, शिशु अवस्था में था, तो कोई इस तरह का कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा न होने की वजह से बाजी मार ली केवल विदेशी कंपनियों ने, और जो इंडियन एडवर्टाइजर थे, जो विज्ञापन दाता थे, वो उनको ज्यादा बेहतर समझ रहे थे? आखिर वजह क्या थी? देखिए, इसमें शुरुआत में तो दो कंपनियां थीं जी टाइम और इन टाइम जी। और इन दोनों में प्रतिस्पर्धा थी आपस में, लेकिन क्योंकि कौन एडवर्टाइज़र किसको माने और किसका डेटा ऑथेंटिक हो, इसको लेके विवाद था। दोनों कंपनियां फिर एक उसको मर्ज करके एक कंपनी बनाई गई। लेकिन जो नीलसन है, नीलसन और कैंटर, ये दुनिया की दो बड़ी कंपनियां हैं। नीलसन 27 देशों में ये ऑडियो मेजरमेंट का काम करती है, कैंटर 40 से ऊपर देशों में काम करती है। नीलसन का ही बनाया हुआ ये पीपल्स मीटर है जो अमेरिका में या दूसरे कंट्रीज में चलता है। सवाल उस पीपल मीटर का नहीं है, सवाल ये है कि वो बुनियादी जो सिस्टम है पूरा क्रिएट किया हुआ, वो सिस्टम में खामियां हैं, वो सिस्टम की खामियां दूर होनी चाहिए। लेकिन अर्चना, ये पीपल्स मीटर कहलाता है, लेकिन उसमें जो रिकॉर्ड चीजें होती हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई वो जनता की जो मनोभावना है, जनता का जो रिस्पांस है डिफरेंट प्रोग्राम्स को लेकर, वो रिफ्लेक्ट होती है सही बात उसमें? क्योंकि एक सवाल सतीश ने उठाया कि ये मेट्रो सेंट्रिक काफी है ये सिस्टम पूरा का पूरा। बिहार या उड़ीसा या झारखंड या बंगाल, जो आम पॉपुलेशन गांव में है, जो नीम का पेड़ जैसी सीरियल पसंद करती थी, उसकी आवाज दब जाती है, और ऐसे सीरियल्स, ऐसे प्रोग्राम्स महत्व पा जाते हैं जो शहर के अपेक्षाकृत खाते पीते परिवारों में ज्यादा देखे या सुने जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन आपको सवाल का जवाब देने के पहले ये समझने की ज़रूरत है कि इसमें यदि बिहार में लोग क्या देख रहे हैं वह रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसमें टैम की गलती नहीं है, इसमें उस सिस्टम की गलती नहीं है। उस सिस्टम को जो लोग चला रहे हैं और जो उसके पीछे हैं उनकी गलती है। टैम के पीछे तीन मुख्यतः संस्थाएं हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, एडवर्टाइजर्स हैं और मार्केटर्स हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं और मार्केट मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, जो उन एडवर्टाइजर्स का पैसा निर्धारित करती हैं कि कहाँ लगाएं, किस चैनल को दें, किसको नहीं दें, ये डिसाइड करती हैं। तो ये लोग हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि बिहार में हमें भी नहीं, एडवर्टाइजर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं था बिहार में, एडवर्टाइजर्स को मेनली इंटरेस्ट था मेट्रो सेंट्रिक टेरिटरीज में, क्योंकि उनको लगता था कि परचेजिंग पावर ज्यादा है, ऐसे ज्यादा कंजम्पशन वहां था, वो इजी मार्केट था। लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे हम लोगों ने देखा है कि पेनिट्रेशन बढ़ा है केबल एंड सैटेलाइट टेलीविजन का, तो वहां पीपल मीटर लगने शुरू हुए हैं। मेरा कहना मात्र इतना है कि जितने भी सवाल हैं, ये सिस्टम गलत था, ये सिस्टम सही व्यूअरशिप रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, ये सिस्टम अर्बन सेंट्रिक था, ये सिस्टम फिडल्ड था, कॉम्प्रोमाइज था। इसके लिए आप टैम को अकेले जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते हैं। इसको चलाने वाले ब्रॉडकास्टर्स थे, इसको चलाने वाले एडवर्टाइजर्स थे, इसको चलाने वाली एडवर्टाइजिंग एजेंसीज थी, वो क्या कर रही थी। मैं ये भी नहीं मानती हूँ कि ये सवाल पहली बार उठाया गया है, एनडीटीवी ने पहली बार नहीं उठाया। 2002 में मैंने लिखना शुरू किया था मीडिया के ऊपर, और मैंने सबसे पहली बार एक सेमिनार अटेंड किया था। उस सेमिनार में शुरू से लेकर आखिर तक झगड़ा सिर्फ यही था कि टैम को बेहतर बनाना है, उस सिस्टम को थोड़ा रोबस्ट बनाना है। 10 साल तक आप बहस ही करते रह गए और आप कुछ नहीं कर पाए। तो यू कैन नॉट टेल मी दैट यू आर सफरिंग एट द हैंड ऑफ अ बॉडी जो बहुत पावरफुल थी। ऐसा नहीं है, वो आपके ऊपर निर्भर है। टैम की रोटी कपड़ा मकान, रोटी रोजी जो है वो आप देते हैं। लेकिन अर्चना, आप बिल्कुल सही सवाल उठा रही हैं कि 10 वर्षों तक की चुप्पी क्यों, लेकिन कई बार होता है कि देर आए दुरुस्त आए। तो एनके सिंह, आपको क्या लगता है कि जो प्रोग्राम है, जो कंटेंट है टेलीविजन का, चाहे वो न्यूज का हो या करंट अफेयर्स का हो या मनोरंजन का हो, ये कंटेंट भी प्रभावित करती है पूरी की पूरी जो मापन प्रक्रिया है, मेजरमेंट की जो प्रक्रिया है। क्योंकि एडवर्टाइजर वहां जाएगा
जहां उसको लगेगा कि हमें मुनाफा ज्यादा है। वो जिन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना है, बड़े आसानी से पर्दे के पीछे से उनको नियंत्रित किया जा सकता है। क्या आपको लगता है एक टेलीविजन के एडिटर के नाते, एक जर्नलिस्ट के नाते, कि कहीं ना कहीं कंटेंट को लेकर जो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है टीवी चैनलों में, न्यूज रूम में, उसके पीछे भी ये कहानी नहीं है टाइम की? बहुत सिंपल सा है, ये पूरी प्रक्रिया जो है टाइम रेटिंग की, ये मिस्ट्री है। मिस्ट्री है, आपको ये नहीं मालूम कि कहाँ टाइम मीटर्स लगे हैं, वो मीटर किस टेलीविजन सेट में लगे हैं, कैसे उसका मेजरमेंट होता है, पारदर्शी नहीं है। एक तो ये फैक्ट। दूसरा, जैसे अर्चना ने कहा, बिल्कुल सही है कि ये इंडस्ट्री ने, खास करके एडवर्टाइजर्स ने तय किया कि उनको किसको एडवर्टाइजमेंट देना है, उसके लिए एक व्यवस्था बनाई। ऑब्वियसली एडवर्टाइजर ये चाहेगा कि जहां पे परचेजिंग कैपेसिटी है, मार्केटेबल सरप्लस है, वहां पे वो रखे। नतीजा ये हुआ कि 8000 टाइम मीटर में 8200 या कुछ 2964 टाइम मीटर 6 शहरों में लगे हैं। बाकी पूरे भारत के लिए आपने सिर्फ करीब 5000 टाइम मीटर दिए हैं। आप समझ सकते हैं, यही वजह है कि बुलंदशहर में बलात्कार होता है तो खबर नहीं होती है, लेकिन दिल्ली में पानी बरसता है तो खबर होती है। पिछले 3 साल में डाई अमोनियम फॉस्फेट 3 गुना हो गया है। ये रबी में पड़ने वाली खाद है, सबसे इंपॉर्टेंट खाद है, एक चैनल पे नहीं आया। लेकिन अगर 1 रुपया पेट्रोल बढ़ जाता है तो वो हम चिल्ला के कहते हैं। वजह क्या है? हम क्रिपल हो गए हैं, एडिटर्स क्रिपल हो गए, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस, कंटेंट का परफॉर्मेंस इस बात से जज होता है कि हमने बंबई का पानी बरसना दिखाया कि नहीं। ये आपराधिक है। अब इसके हम आते हैं, बिल्कुल सही अर्चना ने कहा कि इसमें रोल एडवर्टाइजर का, वो तो कह रहा भाई हम अपने सेटिस्फैक्शन की कर रहे हैं, आपसे क्या मतलब? वो कह सकता है, बिल्कुल सही है कि वो अपने सेटिस्फैक्शन की कर रहा है। हम क्यों, इंडस्ट्री क्यों कहेगी, गवर्नमेंट क्यों कहेगी? इसके लिए हमारा एक समाधान है। समाधान ये है कि टाइम रेटिंग या एडवर्टाइजर ये प्रोफेशन की कैटेगरी में आते हैं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट हम हैं। हम न्यूज जनरेट करते हैं, समाज में उपादेयता उसकी होती है। लिहाजा हमारा मकाम दूसरा है, और एक एंटरटेनमेंट करने वाले का, जो एंटरटेनमेंट चैनल चलाता है, उसका मकाम दूसरा है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि आपके पास वो पावर्स हैं कि इनको रोक सकें। आज गवर्नमेंट को बुला के उनको कहना चाहिए कि नहीं, हमारा कंटेंट खराब हो रहा है, हमारी चिंता ये, हम एडिटर्स की चिंता ये है कि हमारा कंटेंट बर्बाद हो रहा है, इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एनके सिंह, हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे इस सिस्टम से टेलीविजन का कंटेंट प्रभावित हो रहा है, कार्यक्रमों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद। सतीश कुमार सिंह, एनके ने केवल ये सवाल नहीं उठाया कि दर्शक या आम लोग क्या चाहते हैं, बल्कि ये भी एक संपादकीय जो एक प्राधिकार होता है किसी भी अखबार का, किसी भी टेलीविजन चैनल का, उसका भी ये प्रश्न है, उसका भी एक सरोकार है कि आप अपने दर्शकों को, अपने समाज को क्या परोस रहे हैं, किस वक्त क्या जरूरत है। लेकिन अगर कोई मापन सिस्टम, अगर कोई मेजरमेंट सिस्टम आपके पूरे प्रोग्रामिंग को, आपके पूरे कंटेंट को, आपकी दिशा को प्रभावित कर रहा है, तो क्या एक ये बड़ा प्रश्न नहीं है? ये सिर्फ एक तकनीकी प्रश्न है या एक वैचारिक प्रश्न भी है, जिसमें शासन को, समाज को और साथ साथ टेलीविजन चलाने वाली कंपनियों को विचार करना चाहिए? देखिए, टीआरपी तो मुझे लगता था कि किसी को कुछ साल पहले तक कुछ भी पता नहीं था। अचानक ये जो है घर घर की कहानी बन गई है। हर कोई जानता है कि टीआरपी क्या कोई है? चीज होती है। तो ये निश्चित सी बात है कि इसने कंटेंट को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। ये सिर्फ बात नहीं है कि कंटेंट को प्रभावित किया है, बात यह है कि क्या असलियत से, जो असलियत है, क्या वो यथार्थ का चित्रण इस मापन के जरिए हुआ है, या फिर ये भी तय किया गया है, मतलब जो मापन में कुछ त्रुटियां हुई हों या गलतियां हुई हो, जानबूझ के हों, जिसके आरोप भी लग रहे हैं न्यूयॉर्क में, तो क्या ये खास तरह के कंटेंट के जरिए एक दबाव बना पूरे न्यूज चैनलों पर कि यही चलती है, इसी तरह की चीजें चलाइए, और अगर आप जन उपयोग या लोक मत की बात करेंगे, जो उनके उपयोग की बात है, वो चीजें लोग नहीं देखना पसंद करते हैं। तो सिर्फ एक तरह से ये प्रभावित नहीं हुए हैं। दूसरी चीज,
अगर आप ये देखें, जैसे कहा, जैसे आप लोग बहुत इस बात को कहते भी हैं कि ये सिनेमा, क्रिकेट और इस तरह की जो चीजें हैं, ये सब उत्पत्ति कब हुई? क्या हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग क्या पहले भी सिर्फ क्राइम क्रिकेट देखना चाहते थे, या ये कुछ सालों की उत्पत्ति है जिसको आपने उसको कहा कि नहीं जी यही फैशन है, यही लोग देखना चाहते हैं? तो दो तरह से कंटेंट प्रभावित हुई है, ये दुर्दशा है। प्रशांत, इस तरह की जो मेजरमेंट सिस्टम होता है, खासकर जब 2964 के आसपास, जैसा एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी की तरफ से ये बात आ रही है कि 6 शहरों में है और 5000 शेष भारत में है, कुल मिलाकर 150 से ऊपर बिहार जैसे प्रदेश में है, और दिल्ली, मुंबई में काफी अधिक है, गुजरात में भी अधिक है। कुल मिलाकर अलग अलग विभाजन है मीटर की, कहाँ मीटर लगाए जाएंगे, उनका नाम है पीपल्स मीटर। लेकिन जो जनता जैसा चाहती है वो मेजरमेंट वाकई इसमें नहीं आ रहा है। और कई बार जो एडवर्टाइजर्स हैं, कई बार टेलीविजन चलाने वाली कंपनियों के जो मालिक हैं, वो दावा करते हैं कि जनता की नब्ज उनके हाथ में है, वो जानते हैं कि जनता कैसा प्रोग्राम पसंद करती है। तो जनता कहे या ना कहे, लेकिन उनके पास ये इस बात का पूरा फार्मूला होता है कि जनता किस तरह का चाहती है। वो नाग को देखना चाहती है, वो देखना चाहती है कि हनुमान जी की खड़ाऊं कैसे उड़ रही है, वो ये चाहती है कि भूत और भभूत कैसे वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं प्रोग्रामिंग में। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर ये सिस्टम इन चीजों को सामने ला रहा है तो एक विकल्प की जो बात है वो क्यों ना इस पर विचार हो। विकल्प से पहले, जैसा सिंह साहब ने कहा और सतीश ने कहा, कि ये जो टीआरपी सिस्टम है इसका पूरा प्रभाव कंटेंट पे पड़ता है कि किस तरीके की न्यूज़ या किस तरीके की प्रोग्रामिंग वो जो संपादक है वो चलाने को बाध्य है। और सबसे बड़े एक्यूज्ड और अपराधी जो है वो टीवी चैनलों के संपादक मान ले जाते हैं, जबकि और पिछले कुछ सालों से, जैसा अर्चना ने बताया, कि एक प्रक्रिया चल रही है कि सिस्टम फॉल्टी है, इस सिस्टम की जगह कोई नया सिस्टम लाया जाए। वो नया सिस्टम अब आ रहा है, उसमें BARC नाम की एक नॉन प्रॉफिट कंपनी IBF की तरफ से रजिस्टर हो गई, जिसमें 3 मुख्य कंपोनेंट्स हैं। 3 जो उसके मुख्य भागीदार हैं वो एक IBF है, दूसरे हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजिंग, तीसरे बराबर के भागीदार हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इन तीनों भागीदारों के 4-4 मेंबर होंगे, कुल मिला के 12 लोग होंगे। तो 12 में से 8 तो एडवर्टाइजर्स हो गए सीधे सीधे। वो जो बाकी 4 है IBF, उसमें संपादक एक भी नहीं है। जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो कंसल्टेटिव कमेटी हुई, उसमें भी कोई किसी संपादक से या ब्रॉडकास्ट एडिटर से राय मशवरा नहीं किया गया। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है उसमें टीवी संपादकों से या टीवी के पत्रकारों से कोई राय मशवरा हुआ ही नहीं। लेकिन अर्चना, प्रशांत जो सवाल उठा रहे हैं कि इसमें जो एडिटर्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, जो विकल्प देने की प्रक्रिया चल रही है शासन की तरफ से, मुझे लगता है कि एसोसिएशन और जो एडिटर्स हैं उनका भी एक काम है कि वो कैसे इनिशिएटिव लें कि एक प्रेशर ग्रुप बनाएं कि भाई कंटेंट अगर प्रभावित हो रहा है, जनता के बीच में ये बात आ रही है कि ये हमें उलझुल कहानियां नहीं चाहिए, जो झूठी कहानियां आप हमें गढ़ के दे रहे हो, सांप को नचा रहे हो और बता रहे हो कि कौन देवता है और क्या है। तो सवाल यह है कि ये अभी मैदान खुला हुआ है कि सरकार पर इस तरह का दबाव बनाया जाए कि भाई इसमें एडिटर्स को भी इन्वॉल्व किया जाए। तो ये जो मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आप INB मिनिस्ट्री कवर भी करती रही हैं लंबे सिरे से, कि ये जो वैकल्पिक मैकेनिज्म है इसका क्या खाका कोई सामने आया है, क्योंकि ये 4 साल से प्रक्रिया चल रही है। उर्मिलेश जी, वैकल्पिक खाके के ऊपर बात करने के पहले मैं वापस उसी मुद्दे पर जाऊंगी जो आप सभी लोगों ने रेज किया। आप पूरी चर्चा को बहुत सीमित कर दे रहे हैं जब आप ये कह रहे हैं कि उसमें संपादकों को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। TRPs सिर्फ न्यूज चैनल्स की कैलकुलेट नहीं होती हैं, व्यूअरशिप सिर्फ न्यूज चैनल्स की मेजर नहीं होती है, वो पूरे ब्रॉडकास्ट सिस्टम की होती है। सारे चैनल्स, जो जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं वो भी, और स्पोर्ट्स चैनल्स हैं वो भी, और इंफोटेनमेंट चैनल्स हैं वो भी, और किड्स, यदि सभी वो कहने लगे, जनरल एंटरटेनमेंट में जो एकता कपूर ये कहने लगी कि मुझे रिप्रेजेंटेशन चाहिए, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स एडिटर कहने लगा कि, या स्पोर्ट्स प्रोडक्शन टीम का कोई मेंबर कहने लगा मुझे रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो फिर तो आपकी बार्क में 100 लोग होंगे कम से कम। जो सेक्टोरल रिपोर्ट और उस रिकमेंडेशन की बात आप कर रहे हैं, उसमें ये कहा गया है कि मीडिया उद्योग का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मीडिया न्यूज चैनल सिर्फ नहीं है, मीडिया उद्योग पूरा उद्योग है। और उद्योग का मतलब एडिटर्स सिर्फ नहीं है, क्योंकि एडिटर्स ही मात्र नहीं है जो कंटेंट डिसाइड करते हैं, बहुत सारे और लोग भी हैं। वो एक घटक है, बहुत छोटा सा एक घटक है। न्यूज व्यूअरशिप
4% है पूरी व्यूअरशिप की। तो आप 4% लोगों की बात कर रहे हैं और बाकी सब आप लोगों को भूले जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक अंदरूनी मुद्दा है। जब लेकिन- ब्रॉडकास्टर्स का रिप्रेजेंटेशन है तो आप लेकिन अर्चना आपकी बात बिल्कुल जायज अपनी जगह है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, हम इनके सिंह के यहाँ फिर आएंगे इसके बाद। लेकिन अगर मनोरंजन भी आप दिखा रहे हैं तो मनोरंजन को कौन तय करेगा? कैसा मनोरंजन जनता को चाहिए? हमारे संक्रमणकालीन इस समाज को, जहां एक तरफ आधुनिकता है, एक तरफ पिछड़ापन है, एक तरफ अलग कल्चर है, इस देश में विविधता है कल्चर में, आपको कैसा मनोरंजन चाहिए? आपके साहित्य में विपुल संपदा है, आप वहां से चीजें न ले रहे हैं, आप ऐसी चीजें ले रहे हैं जो जो न तो जनता को पसंद आती है न जमीन को पसंद आती हैं। तो ये मनोरंजन का भी जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्रामिंग है, उसे तय करने के लिए क्या सिर्फ बाजार के हवाले कर दिया जाना चाहिए? देखिए, बहुत एक्सट्रीम है दोनों चीजें। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल बाजारू चीजें दिखा रहे हैं और सुपरस्टिशन और ये सब हो रहा है, और या फिर आप एकदम दूसरे एक्सट्रीम पर चले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो समाधान है वो बीच में कहीं पर है। एनके सिंह, आपको क्या लगता है कि जो एक अर्चना का एक सवाल है कि इसमें मनोरंजन का भी एक बड़ा सेगमेंट है, बात सही है, लेकिन आखिर उर्मिलेश जी, जी। न्यूज का मगर फंक्शन उसमें बहुत है। बड़ा है। जी। न्यूज के बंद कर दीजिए एंटरटेनमेंट चैनल को, सैटेलाइट की जरूरत नहीं है। नाच गाने का चैनल और न्यूज जो हम समाज को देते हैं, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। न्यूज की डिलीवरी, न्यूज की सामाजिक उपादेयता बिल्कुल अलग है। न्यूज की सामाजिक उपादेयता से आप नाच गाने को तुलना कर रही हैं। मगर एक तो तुलना ये गलत आपने है, किया। दूसरा मैंने नहीं किया। मैं तो ये कह रहा हूं कि न्यूज का मकाम बहुत ऊपर है, आप खुद जर्नलिस्ट अर्चना मांगेंगे हैं। आप। दूसरा ये है कि बैन करिए, पूरे टाइम सिस्टम को बैन कीजिए, और आपके पास पावर है। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा कि अगर आप देखें तो 1906 में गवर्नमेंट को पब्लिक इंटरेस्ट डिसाइड करने का पावर है, अगर ये प्रोफेशन है। और चूंकि टाइम पूरा का पूरा प्रोफेशन है, गलत क्या हो रहा है इसको आप समझें। पूरे सिस्टम में अगर आप देखें तो बिहार में 10 साल तक एक टाइम मीटर नहीं लगा। पूरे बिहार में 10 साल तक एक टाइम मीटर नहीं लगा। बिहार के लोग बलात्कार के शिकार होते रहे, अपहरण के शिकार होते रहे, लेकिन हमारे लिए वो न्यूज नहीं बनी। क्यों? अहमदाबाद में 30 लाख की पॉपुलेशन में 195 टाइम मीटर लगेंगे, 10 साल पहले लगेंगे, और बिहार में 2 साल पहले लगा है, वो भी 165 लगा है। जी। आप इस विभेद को नहीं देख रहे हैं। क्यों ये हुआ है ये भी हम बता दें। ये पूरी जो इंडस्ट्री है, जो एक सेकंड में कंपनियां हम हैं खत्म कर वो ये दें। कहती हैं कि ये मीटर हमने कहां लगाया है, ये भी गोपनीय है। ये भी गोपनीय रहस्यमय है जी। सब कुछ। और एक चीज और बताना चाहेंगे, ये पूरी इंडस्ट्री 60,000 करोड़ रुपए की होने जा रही है। पूरे वर्ल्ड में करीब $2 ट्रिलियन की जो भारत की जीडीपी है। ये चाहते ये हैं कि किसी तरह से भारत के जनमानस को शाम को सचिन का छक्का दिखा के, सुबह राखी सावंत का डांस दिखा के इतना ज्यादा खत्म कर दो, फॉसिलाइज कर दो, जड़वत कर दो, ताकि ये 400 रुपए का अंकल चिप्स खरीद ले, लेकिन ये अपने मसाइल के बारे में ना सोच पाए। इसलिए ये पूरा का पूरा किया जा रहा है। समाज के लिए इतना बड़ा नुकसान कहीं हो ही नहीं सकता। मैं एक सवाल बहुत संक्षेप में आपसे इसका जवाब चाहता हूं, बहुत संक्षेप, हमारे पास बिल्कुल वक्त कम है, कि अभी जो एक देश का एक प्रोमिनेंट टीवी चैनल एनडीटीवी, वो न्यूयॉर्क की अदालत में गया, मामला कोर्ट के अधीन है, हम उस पर विचार विमर्श नहीं कर सकते, यहां ये फोरम नहीं है, लेकिन एक सवाल उठाया है उस चैनल ने, आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं एसोसिएशन के प्रवक्ता के तौर पे कि जो टेलीविजन चैनल्स और हैं जो सफर करते हैं इस तरह की मेजरमेंट की जो अव्यवस्था जिसको आप कह रहे हैं, आमतौर पे सभी लोग कह रहे हैं, तो इसको लेकर एक कलेक्टिव इनिशिएटिव क्यों नहीं भारतीय मीडिया से आया? देखिए, एक बात है कि एडिटर्स एसोसिएशन कंटेंट के लिए जिम्मेदार है। हम लोग, ये डोमेन जो आता है एनबीए का होता है, हमारा नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद अगर व्यक्तिगत रूप से आप हमसे पूछें, जो सिस्टम सीक्रेटिव है, जो श्राउडेड है एक रहस्य में, उसके लिए ये आरोप हमेशा लग सकते हैं। इसलिए इसको आप ट्रांसपेरेंट करें और ये बताएं कि टाइम मीटर कैसे लगे हैं, कहां लगे हैं, पूरा सिस्टम एपरेंट हो, ट्रांसपेरेंट हो। मेरे ख्याल से इससे सॉल्यूशन हो जाए। प्रशांत, बहुत देर से सही, लेकिन प्रसार भारती ने भी एक इस पर मुंह खोला है, और प्रसार भारती के सीईओ ने बहुत ठोस ढंग से कहा, आज अखबारों में उनकी बात छपी भी है, कि वो भी इस पूरे सिस्टम से बेहद क्षुब्ध हैं, क्योंकि दूरदर्शन, वाकई दूरदर्शन की जो रीच है, आप कोई भी नहीं कह सकता कि इस देश में कोई भी ऐसा चैनल है जिसकी रीच इतनी बड़ी हो। देश के 92% इलाके को दूरदर्शन कवर करता है, लेकिन दूरदर्शन की स्वयं की रेटिंग या उसकी जो स्थिति है विज्ञापन दाताओं की नजर में, आप देख सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि प्रसार भारती के भी मैदान में आने से एक बल मिला है? ज़रूर मिलेगा, लेकिन जो नया सिस्टम, जिस दबाव में एक नई बहस छिड़ी है, जो अब आज यहाँ पे मिल के बहस कर रहे हैं, और तमाम अखबारों में और दूसरी जगहों पे ये बहस बहुत दिनों से चल रही है, और इसमें कई सारे कदम भी उठाए गए हैं। मेरा सवाल बुनियादी वही है कि जो नया सिस्टम पैदा हो रहा है,
या जो नया सिस्टम बन रहा है वो क्या इन समस्याओं का समाधान देगा, मुझे उसमें शक है। जी, हम बिल्कुल वक्त खत्म हो चला है, लेकिन सतीश जी भी बोलना चाहते हैं, अर्चना मैं और आप एक भी। शब्द में- जी, एक जी, शब्द में। जी, जो दूरदर्शन या प्रसार भारती ऑटोनोमस या जो भी कह लें, जो भी है, ये जो अभी इस पे सवाल उठा रहे हैं, उनको एक गलती उनसे ये हुई, ये काम उनको टाइम का बहिष्कार आज से 10 साल पहले कर देना चाहिए। अर्चना आपकी बात। मैं सिर्फ एक बात इतनी कहूंगी, नहीं, मैं आपसे जो जानना चाहता हूं कि जो प्रसार भारती ने जो पहली बार पहली बार इस पर नहीं कहा है, initiative- पहली बार नहीं कहा है, बहुत पहले कहा था। और उस बहिष्कार तब करें। तभी हट जाना चाहिए। प्रिय रंजन दास मुंशी साहब ने या। प्रपोज किया था जी, कि जी। एक नई व्यवस्था शुरू की जानी चाहिए। उसका वो एक बिल्कुल अलग आर्ग्यूमेंट है, क्यों नहीं हुआ है। दूरदर्शन एकमात्र, उनकी सबसे ज्यादा रीच है रूरल मार्केट्स में, तो रूरल मार्केट में जब एडवर्टाइजर को एडवर्टाइज करना होता है, वो कहता है मुझे मेजरमेंट चाहिए ही नहीं, मुझे टीआरपी चाहिए ही नहीं, मुझे पता है कि दूरदर्शन इतने सारे घरों में जाता है, मैं वो दूरदर्शन पे अपना पैसा लगा दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। टीआरपी मुझे तब चाहिए जब वो जो अर्बन ऑडियंस है उस तक पहुंचने वाले 600 चैनल्स हैं, तो वो 600 चैनल्स में मैं किस पे पैसा लगाऊं किस पे नहीं लगाऊं, तब मुझे टीआरपी चाहिए। तो वो एक अलग बहस है। मैं जो बात लेकिन इसमें क्या एक ऐसे प्रशासनिक तौर पे एक रेगुलेटर की भूमिका, रेगुलेटर बिल्कुल विद इन होनी द कोर्ट, ये नहीं होनी चाहिए कि हमारे देश को क्या जरूरत है, हमारे देश बिल्कुल होनी की चाहिए। एक इंटायर पॉपुलेशन देखिए, को बिल्कुल, क्या चाहिए। बिल्कुल, और उसके लिए एक नई बहस करनी पड़ेगी आपको। जी। देखिए, टीआरपी अभी तक सिर्फ एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन का करेंसी थी, तो अब आपको एक लंबी बहस करनी पड़ेगी कि ये ट्रांजैक्शन से अलग हटकर देश की एक जो कल्चरल जो जनमानस को। हाँ, समाज के उस पर प्रति क्या जवाब देंगे। प्रभाव है, जी, उसका जी। क्या। लेकिन एक बहुत जल्दी से मैं पॉइंट बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जब अर्चना, आप मुझे बिल्कुल चलिए। माफ करें, समय ठीक। बिल्कुल खत्म हो चला है। मुझे लगता है कि टीआरपी और टैम तकनीकी शब्द जरूर हैं, लेकिन इनके पीछे, इनके आगे और इनके अगल बगल हमारे देश की करोड़ों जनता की मनोभावना है कि उसे कैसा कार्यक्रम चाहिए, उसे कैसे समाचार चाहिए, टीवी का प्रोग्राम कैसा हो। ये लगातार बदलते समाज में जो कार्यक्रमों के अंदर जो बदलाव होना चाहिए, जो बेहतरी आनी चाहिए, वो कैसे हो, इस पर जरूर शासन को सोचना चाहिए। और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का जो इनिशिएटिव है, उसको एक ठोस शक्ल दी जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ आपका इस बहस में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।